अच्छी नज़ीर जो लोग पेश कर रहे हैं देश के अंदर, सतगुरु रविदास वेलफेयर मिशन इंटरनेशनल के जो पदाधिकारी हैं, जो साथी हैं हमारे, श्री सहदेव सिंह कनाडा, श्री साधु सिंह कनाडा चेयरमैन साहब जो हैं इसके, श्री हरमेश महमी जी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, श्री विजय कुमार मनोहर दुग्गल ऑस्ट्रेलिया वियन्ना, श्री दारा चुंबर ऑस्ट्रेलिया वियन्ना, हाँ, श्री गुरुदेव सिंह प्रेसिडेंट पंजाब। मुबारकबाद। और मैं बहुत ज़रूरी बात आप लोगों से करने वाला हूँ क्योंकि परिवार में हूँ, तो कड़वी बात है, ज़रा ध्यान से सुन लें। मैं चाहूँगा कि यहाँ से थोड़ा सा सामने से आप हल्का सा इधर हो जाए, जो मैं सबके चेहरे भी देख सकूँ जिन लोगों के साथ में बात करने के लिए आया। देखिए, मैं इसलिए यहाँ आया, अगर ये कोई प्रोग्राम होता तो शायद मैं यहाँ नहीं आता, क्योंकि यहाँ से तकदीरें बन रही हैं, भविष्य बन रहा है। यहाँ से हमारी कौम को, हमारे मिशन को एक दिशा मिलेगी। कुछ लोग ऐसे तय होंगे, कुछ लोग ऐसे आएंगे जो इस मिशन को बढ़ाने में, इस कौम के लिए, इस मिशन के लिए, इस समाज के लिए परिवर्तन की आंधी बनेंगे, लहर बनेंगे, किरण बनेंगे। उनकी वजह से मैं यहाँ आया हूँ, क्योंकि एक MP MLA तो आदमी बन सकता है, लेकिन आप जो बना रहे हैं ना IAS PCS और IPS, ये एक लंबी लड़ाई है। ये एक लंबा, आप एक बीज डाल रहे हैं जिसका फल आपको आने वाले 10 साल में, 20 साल में मिलेगा। आप पेड़ लगा रहे हैं जो 10 साल बाद बड़ा हो जाएगा, आप लोगों को छाया भी देगा और फल भी देगा। अधिक मैंने बताया कि 5 साल के लिए होता है विधायक और MP, लेकिन ये जो है ना, ये बना रहे हैं जो आप IPS IAS और PCS, ये 60 साल तक चलता है। और आगे भी अगर किसी अधिकारी को फोन करेगा तो आपके काम कराएगा। आपको एक DM की पावर में बता देता हूँ छोटे शब्दों में, एक DM चाहे तो जिले में बहुत सारे लोगों को रोजगार दे सकता है। उसके होते हुए वहां उनके लोगों पे उत्पीड़न नहीं हो सकता है। अगर हो जाए तो न्याय मिलेगा और बहुत सारी योजनाएं हैं जो ला सकता है, तो उसके हाथ में बड़ी ताकत होती है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं मुबारकबाद देता हूँ सब लोगों को दोबारा दिल की गहराइयों से। आप सब लोगों ने जो बीड़ा उठाया, ये बीड़ा उठाना चाहिए था पहले, इसमें देर हो गई है। देर क्यों होगी मैं बता दूं आपको। परम पूजनीय डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान बुद्ध, भगवान वाल्मीकि, पेरियर साहब, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फुले, संत कबीर, गुरु नानक देव, जितने लोग हुए सबने एक मिशन चलाया और इसे चला के आवाम को जागरूक किया। हमने देर की है थोड़ी सी, साहब के जाने के बाद हम लोग घर बैठ रहे हैं, हमने देर की है, इसलिए हम लोग पीछे चले गए। बाबा साहब ने अपने अंतिम संदेश में कहा कि इस मिशन को अगर आप आगे ना बढ़ा सको तो इसको रुकने मत देना, लेकिन ये रुका। और ये रुका इसलिए क्योंकि उन्होंने पे बैक सोसाइटी को जिंदा किया था, और पे बैक सोसाइटी के लोग भूल गए। जो लोग यहाँ व्यवस्था में, सिस्टम में रह के आए हैं, तो मैं समझाता हूँ पे बैक सोसाइटी क्या है। आप अगर डॉक्टर हैं तो अपने ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप लगाए, एक दिन दे अपने आवाम को, अपनी कौम को, अपने मिशन को, अपने समाज को, और अपने लोगों को बताएं कि किस तरह से उनको बीमारियां लगती है, किस तरह से इलाज करना है। तो मेरे हिसाब से समाज में से बीमारी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। जितने वकील हैं वो जाएं, एक दिन एक गांव में दे और उन लोगों को समझाएं किस तरह से मुकदमा अगर होता है, FIR क्या लिखी जाती है, किस तरह से आप अपना बचाव कर सकते हैं, कौन सी धाराओं में पुलिस आपको पकड़ सकती है, कौन सी धारा में पुलिस आपको नहीं पकड़ सकती, क्या हमारे लीगल राइट है, ये बताएं जाके। अगर आप DM है या SSP हैं तो बहुत सारी योजना ला सकते हैं, लेकिन मैं छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दे रहा हूँ। अगर आप एग्रीकल्चर में तो जाके बताएं हमारे लोग, किसान खेती कैसे करता है, सिंचाई की व्यवस्था कैसे होगी, कहाँ से कौन सी योजना आ रही है। लेकिन हमने हरामखोरी की, इसलिए से पे बैक सोसाइटी को खत्म किया, तो हम लोग जमीन पे आ गए हैं। तो कड़वी बात यह है कि ये हुआ क्यों। जब साहब काशीराम का एक नारा था, पुराने लोग जानते हैं कि हमारा व्यक्ति टीवी और बीवी में मस्त है। अगर वो कामयाब हो गया है तो वो टीवी और बीवी तक सीमित है, उसने समाज के प्रति जिम्मेदारी नहीं समझी है। तो जो नौजवान यहाँ बैठे हैं, मैं बता रहा हूं, आप लोग सुन लो, मैं आज लंबी बात करने वाला हूं, कहूंगा इतनी दूर से चल के अपने दिल की बात रखूं आप लोगों के बीच में। 16/4 में कॉन्स्टिट्यूशन हमें आजादी देता है, आरक्षण से लेकर सारी व्यवस्था है। 17 में जो छुआछूत होता है उसके खिलाफ FIR कराने का अधिकार, देश में कोई किसी के खिलाफ छुआछूत नहीं कर सकता है। 19 में अभिव्यक्ति की आजादी, 338 में हमारे लिए प्रावधान,
39 में प्रावधान, 40 में ओबीसी समाज के लिए प्रावधान, लेकिन आज तक मिशन मूवमेंट के लोग साहब के जाने के बाद वो परेशान हुए, घर बैठ गए। उन्होंने जाके ओबीसी को नहीं बताया कि तुम्हारे लिए व्यवस्था करके गए हैं बाबा साहब। तुम रोज रोज ब्राह्मण के खिलाफ चिल्लाते रहो, तुम रोज रोज ठाकुर के खिलाफ चिल्लाते रहो, तुम रोज रोज मनुवाद के खिलाफ चिल्लाते रहो। तुम काम करो ना। अगर आप काम नहीं करोगे तो कैसे मिलेगा फल? भाई आप काम करो ना। आप कॉन्स्टिट्यूशन को जाके लोगों तक बताओ ना, समझाओ ना। लोग जब ओबीसी वर्ग में जाके आप बताओगे कि बाबा साहब हक अधिकार देके उनकी व्यवस्था बड़ी मजबूत है, जिनसे लड़ने की आप बात करते हैं, उनके कितने पूर्णकालिक उनके प्रस्ताव वो है, प्रचारक घर घर जाके जगाते हैं, लोगों को बताते हैं, आपके खिलाफ भड़काते हैं। ये कहते हैं कि आरक्षण खा रहे हैं लोग, ये कहते हैं कि इनके पास सारी व्यवस्थाएं हैं। क्रीमी लेयर पे बात होगी अभी, तो आपके पास क्या है? एक आज का प्रोग्राम कर लो, फिर जाके सो जाना। हमारे जैसे लोग फिर तड़पते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, बताते रहेंगे। आप जाके घर में आराम करना, क्योंकि आपका काम हो गया है ना। दूसरे लोग लड़ेंगे लड़ाई, क्यों? खाओगे तुम, लड़ेगा दूसरा, क्यों? अरे हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं लड़ाई, और हम कुर्बानी भी देंगे, बलिदान भी देंगे, निस्वार्थ भाव से देंगे। लेकिन आने वाली नस्लें तुम्हें गद्दार कहेंगी, हमें नहीं कहेंगी। वो हमारे समर्थन में खड़ी होंगी और कहेंगी कि वो लोग लड़ रहे थे, आप लोग आराम कर रहे थे, शर्म नहीं है आप लोगों को। मैं क्रीमी लेयर की बात करूंगा। अभी एक आदेश आया है, जो लोग पढ़े लिखे सुन लो बड़े गौर से। अभी आया है आदेश सुप्रीम कोर्ट का, प्रमोशन में आरक्षण होना चाहिए, और नायब नागराज के सारे प्रस्ताव रिपोर्ट को खारिज किया है। क्या आपने पढ़ा उसे? कितने लोग जिन्होंने पढ़ा? ये देखो, ये आपके समाज की बात है, ये आपके अधिकारों की बात है, आपको कुछ मिला है। कितने लोग हैं इस पूरे पंडाल में जिन्होंने पढ़ा है? और अगर जो झूठ हाथ उठाएगा मैं बात करूंगा उससे। आपने पढ़ा है? खड़े हो जाओ आप। क्या है उसमें? क्रीमी लेयर के लिए क्या वो दिया है उन्होंने, बताओ। और क्रीमी लेयर के लिए क्या कहा है? चलो आपने कुछ तो पढ़ा। देखो, बुराई ये है कि आपके पक्ष में, आपके खिलाफ कुछ आता है और आप लोग सोते रहते हो। उन्होंने कहा कि क्रीमी लेयर के आंकड़े आप इकट्ठे कीजिए, क्रीमी लेयर के आंकड़े इकट्ठे कीजिए। अगर साधु सिंह कनेडा मजबूत है और वो भारत में रह रहे हैं तो उनको हटाइए, उनसे दूरी बनाइए। मैमी अगर मजबूत है तो उनसे दूरी बनाइए। पम्मा अगर मजबूत हो गए, दूरी बनाइए। वो हमें डिवाइड करना चाहते हैं। अरे अगर मेरी कौम का नाम बढ़ रहा है, मेरा व्यक्ति IAS PCS है, मेरा भाई NRI है, मेरा भाई अच्छी जगह पे बैठा हुआ है, तो ये तो मेरे सम्मान की बात है। तुम हमारे टुकड़े करोगे? तुम करना क्या चाह रहे? ये नीति में है, ये सुप्रीम कोर्ट और सब चीज इनके कब्जे में है, क्योंकि ये संविधान बहुत अच्छा है, सारी चीजें उनके कब्जे में और तुमने दी हैं, क्योंकि तुम लोग चाहते ही नहीं, तुम हमेशा गुलाम बने रहना चाहते हो। तुम पे कोई मुद्दा ही नहीं है, तुम पे कोई धारा ही नहीं है, कोई विचारधारा ही नहीं है, कोई लक्ष्य ही नहीं है। मेरे पास लक्ष्य है, मेरे पास लक्ष्य है। मैं इसमें अपनी पूरी जिंदगी खत्म कर दूंगा। अगर मैं साहब काशीराम का सपना पूरा नहीं कर पाया तो मैं पूरी जिंदगी तब तक लगा दूंगा जब तक सपना ना पूरा कर पाऊं। लेकिन आप मुझे बताओ, इतनी सब चीजें हमारे खिलाफ चल रही, पूरी तैयारी संविधान बदलने की, कितनी तैयारी की आपने उनसे लड़ने की? अगर अभी भाई यहाँ कह रहे थे, मैं नाम तो उनका नहीं जानता हूं, वो कह रहे थे कि संविधान बदल दिया जाएगा और आपके हक अधिकार छीन ले जाएंगे, आपको गुलाम बना दिया जाएगा। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ट्रेड डिस्प्यूट बिल लाई थी सरकार, वो जो गोरे अंग्रेजों की सरकार थी, लाई थी। जब मजदूर भगत सिंह के समय में आंदोलन कर रहे थे, उनसे आंदोलन करने का हक छीन लिया था। पब्लिक सेफ्टी बिल लाई थी, इस देश की रीढ़ किसानों से हक छीन लिया था। अभी आपने देखा किसानों को दिल्ली में लाठियां लग रही थी, आपने देखा किसानों को लाठियां लग रही थी। ये काले अंग्रेजों की सरकार क्या कर रही है? ये भी तो वही कर रही है। ये नहीं करने दे रही आंदोलन। अगर ये संविधान बदलेंगे तो तुमसे छीन लेंगे सारे हक अधिकार, तुम सोते रहना। तुम्हारी बहू बेटियों को घर से निकाल देंगे, तुम्हारे मकानों को छीन लेंगे। सरकार को पावर है, जितने लोग यहाँ बैठे बताओ है नहीं है सरकार को पावर भूमि अधिग्रहण करने की? वो तुम्हारे घर बार छीन लेंगे। तुम लड़ लोगे? भरम में जी रहे हो। सेना का मुकाबला कर लोगे, पुलिस का मुकाबला कर लो, किसका मुकाबला करोगे? वो देंगे, आज वो बनाएंगे सुप्रीम कोर्ट से कानून कि दलितों का आज के बाद देश में घर में रहने की इजाजत नहीं है। कितने लोग जो कुर्बानी देंगे? हम देंगे कुर्बानी, हम तैयार हैं। अगर हरामखोरी चलती रही, आप लोग सोए रहे, तो हम देंगे कुर्बानी, आप लोग सोते रहना। इस देश का नौजवान, पूरा बहुजन समाज का व्यक्ति मैं जगाऊंगा लोगों को कि वो दो कुर्बानी और लड़े अपने हक अधिकारों के लिए। हमारे लोग हमें कमियां निकालते रहना,
हमसे सवाल करते रहे 2019 में क्या करोगे। अरे 2019 वजूद की बात है। पम्मा बाजी मेरे पास खड़े में, जितने लोग यहां बैठे हैं, मैं मिशन मूवमेंट का व्यक्ति हूं, मुझसे कट्टर बसपा समर्थक नहीं होगा तुम में से कोई भी, शर्त लगाता हूं। और इसलिए नहीं हो क्योंकि मैंने काम किया है, मैंने काम किया है पिछले 12 साल से लगातार। लेकिन मुझे एक बात बताओ, मेरा सवाल है, जाना चाहिए मीडिया में, मैं नहीं बोलता लेकिन आज बोल रहा हूं क्योंकि बहुत मजबूत लोग यहां बैठे हैं, पूरे देश के लोग हैं। मुझे बताओ, साहब काशीराम ने व्यवस्था की थी कि जो पार्टी का वफादार वर्कर होगा, जो पार्टी के लिए समर्पित होगा, मैं झूठ बोलूंगा मुझे बताना, यहां साहब के साथ के लोग हैं, उन्होंने कहा जो पार्टी का वफादार होगा लेकिन चुनाव नहीं लड़ सकता है, उस व्यक्ति को हम राज्यसभा और विधान परिषद भेजेंगे जिससे कि वो मिशन को आगे बढ़ा सके, उसको आर्थिक मदद हो जाए। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? बताओ मुझे अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो क्या ये हो रहा है? आप मुझे एक और बात बता दो। मैंने एक सवाल है मेरा आप लोगों के बीच, मैं किसी की बुराई नहीं करता हूं, मैं तो राजनीतिक व्यक्ति ही नहीं हूं, मैं तो सामाजिक मूवमेंट का व्यक्ति हूं और चलाऊंगा सामाजिक मूवमेंट को। आप मुझे बताओ, एक व्यापारी हमारा नेता हो सकता है क्या? जिसने शोषण नहीं देखा, जिसने खेती नहीं की, जिसने जातिगत शोषण का उत्पीड़न झेला ना हो, जिसके सामने उसकी बहन की बेइज्जती की गई उसको उसने महसूस ना किया हो, जिसके सामने उसके हक अधिकार छिने हो, वो चुप बैठा रहा हो, अगर ऐसा व्यक्ति आपके बीच में आएगा तो काम होगा नहीं होगा, उसे पीड़ा होगी नहीं होगी? क्या वो आपकी लड़ाई लड़ेगा नहीं लड़ेगा? और एक व्यक्ति, मेरे पे उदाहरण है, एक व्यापारी हमारा नेता बना देगा। अब जब सरकार ने उससे पूछा, प्रशासन ने, कि जनाब अपनी फैक्ट्री चलाओगे या इस पद को वो करोगे, मेयर के पद को, तो उसने कहा साहब मैं फैक्ट्री चलाऊंगा। तो आप मुझे बताओ, साहब काशीराम ने हमें कहा कि वोट का अधिकार मैंने तुम्हें बिकने के लिए नहीं दिया, वोट का अधिकार गुलामी से मुक्ति के लिए। तो क्या हमारी मुक्ति हो रही है? क्या मुक्ति हो रही है? बाबा साहब ने कहा कि रानी का पेट काट चलाऊं, अब राजा तुम्हारी वोट से पैदा हुआ राजा पैदा क्यों नहीं हुआ? कारण क्या है? साहब ने कहा, नारा दिया कि वोट से लेंगे, आरक्षण से लेंगे वो एसपीडीएम, दिया ना, आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम और वोट से लेंगे सीएमपीएम, और नीति थी प्रधानमंत्री बनाने की। उन्होंने कहा पहले अपने एसपी और डीएम बनाओ, और जब तुम्हारे डीएम बन जाएंगे फिर तुम्हारा सीएम बनेगा, और जब तुम्हारे 1 2 3 4 5 6 सीएम बन जाएंगे तब तुम्हारा पीएम बनेगा। तुम घर बैठे पीएम बना दोगे? मजाक में जी रहे हो? यहां क्या आज भी पाखंडवाद में जी रहे हो कि तुम दुआ करोगे, अरदास करोगे, प्रधानमंत्री बन जाएगा? ये नशा छोड़ दो, ये त्याग दो नशा। कोई अकेली पार्टी किसी भी सूरत में भाजपा का सामना कर नहीं सकती। तुम्हारे यहां तो रिकॉर्ड है पंजाब में, मैं पिछली बार आया था, आप तो ब्लॉक प्रमुख चुनाव में आप, बीएसपी, अकाली दल सब लोग मिलकर लड़ रहे थे, जिस जहां वजूद भी नहीं है उनका, और जहां वजूद है वहां हमारे नेता कहते हैं अकेले लड़ेंगे। जीत जाओगे? जीत जाओगे? एक आदमी हाथ उठा के बताओ जीत जाओगे क्या? तैयारी है पीएम बनाने की? ऐसे बनते पीएम? मैं कहता हूं, मुझे कहते नहीं वो आरएसएस का एजेंट है। मैं एजेंट हूं आरएसएस का? हाँ मैं हूं एजेंट, मैं हूं एजेंट अपनी कौम का, और मर जाऊंगा बिना किसी उसके, बिना किसी लाल के मर जाऊंगा, एक बार भी नहीं घबराऊंगा अगर कौम के लिए कुर्बानी देनी पड़ी। लेकिन साहब के मिशन को पूरा किए बगैर नहीं मरूंगा, बिल्कुल नहीं मरूंगा। और अगर मर भी गया तो इतने लोग पैदा कर जाऊंगा कि साहब का सपना पूरे हुए बगैर नहीं रुकेगा, बाबा साहब का सपना पूरे बगैर नहीं रुकेगा। मुझसे सवाल करते, करो सवाल, मैं फकीर हूं, मुझसे करो सवाल। मुझे नहीं है लालच, ना तुम्हारी राज्यसभा का, ना तुम्हारे विधान परिषद का, ना एमपी का, ना एमएलए का। जिस दिन चुनाव लड़ूंगा कान पकड़ लेना चंद्रशेखर का। लेकिन अगर आप मेरे होते भी समाज के लोग गुमराह करोगे, उनके हक अधिकार छीनोगे, उनके नेता उन स्वर्णों को बना दोगे जो आज तक हमारा उत्पीड़न करने आया, तो करूंगा विरोध। तुम भी मेरे खिलाफ खड़े हो जाना। अगर मेरी बहनों का इज्जत लूटने वालों को, अगर मेरे अधिकारों छीनने वालों को, जो मेरे मुंह पे मूछें देख सकता है, मेरे भाई को घोड़ी पे चढ़ता देखना चाहता है, उन्हें आप हमारी रहबरी दोगे, उन्हें रहनुमाई दोगे, तो करूंगा विरोध। तुम भी खिलाफ खड़े हो जाना। वो व्यक्ति कभी मेरा हो ही नहीं सकता जिसने मेरे बहन भाई के हाथ पैर तोड़ दिए, जिसने हमारे घर जला दिए, वो हमारा हो जाएगा? अरे साहब 85% के लिए लड़ रहे थे, वो कह रहे थे ये मेरा घर है 85%। अगर 100% के लिए लड़ना है तो खत्म होगी ना बात। फिर मैं क्यों 85 की बात कर रहा हूं? मैं 100 की बात करता हूं ना। मैं गलत हूं क्या? बताओ मुझे सब लोग हाथ उठा के। क्या 85 से भला होगा 100 से होगा? बताओ।
ये तुम्हारी चुप्पी तो देश का नालायकी का कारण बन रही है। तुम चुप रहो, तुम आवाज न उठाओ सही के खिलाफ, तुम गलत के खिलाफ चुप रहो, तुम सही को गाली देते रहो, उससे सवाल करते रहो, तो घबराओ मत, इलाज आपका भी होगा। 2019 आ रहा है, इलाज आपका भी होगा। और बता देता हूं, मिशन के एक व्यक्ति में और एक व्यापारी में क्या फर्क है। कान खोल के सुन लेना जितने लोग यहां बैठे हो। एक व्यापारी भाग जाएगा जब उसका नंबर आएगा, जहां उसे लालच मिलेगा, पैसा मिलेगा, पद मिलेगा, भाग जाएगा, पहले भी हुआ है। और एक मिशन मूवमेंट का व्यक्ति मर जाएगा, समझौता नहीं करेगा, लालच में नहीं आएगा, सब कुछ वो कर लेगा। जो लोग साहब की मूवमेंट के थे घर बैठे हुए हैं, पंजाब में बैठे होंगे हजारों लोग, बताओ है या नहीं है? पंजाब के लोग बैठे हुए हजारों घर, मुझे फोन करते हैं बेटा तुझसे उम्मीद है, तुझसे बड़ी उम्मीद है कि तू साहब के मामले को, साहब के मिशन को आगे लेके जाएगा। हम टूट चुके हैं, तेरे से उम्मीद है। तो मैं उन्हें भरोसा दिलाता हूं कि चंद्रशेखर मर जाएगा, लेकिन वो नोट नहीं बना चंद्रशेखर को खरीद ले, साहब की मिशन से हटा दे। वो पद नहीं पैदा हुआ जिसके लालच में ऐसा हो जाए। मैंने जमीनी तौर पे शोषण देखा है, मैंने सहा है, मैंने देखा अपनी बहन की लुटती इज्जतों को। क्योंकि वो जरूरी नहीं हो मिशन मूवमेंट का काम करे, वो चाहे वहां लुट रही हो इलाहाबाद में, वो चाहे लुट रही हो गुजरात में, लेकिन वो मेरी बहन है, मेरे मिशन की बहन है, मुझे तकलीफ होती है। अरे मैं ईमानदार से लड़ रहा हूं और प्रयास कर रहा हूं। हम सब लोग इतने नौजवान खड़े हैं, सब बेरोजगार हैं, क्या हम कल का भविष्य सामाजिक मूवमेंट में देख रहे हैं? लेकिन फिर भी लड़ रहे हैं। हमें नहीं है लालच, हमें कुछ नहीं चाहिए आवाम से। आवाम जाग जाए ना, वो सवाल करना सीख ले, वो अपने अधिकारों की बात करे। जितने लोग यहाँ बैठे संविधान पढ़ा होगा ना, बाबा साहब ने कहा संविधान कितना भी अच्छा हो, चलाने वाले हाथ बुरे होंगे तो बिल्कुल संविधान खराब साबित हो जाएगा। और संविधान कितना बुरा हो, चलाने वाले हाथ अच्छे हो, नीति अच्छी हो, तो संविधान अच्छा हो जाएगा। मुझे बताओ, वो देश को संविधान को बदलने की बात करते हैं, ये न्यायपालिका संविधान की वजह से, ये असेंबली संविधान की वजह से, ये पार्लियामेंट संविधान की वजह से। और जब संविधान नहीं रहेगा तो तुम्हारा क्या है भाई? कुछ है तुम्हारा? क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी नीति है? तुम तो एक भी नहीं हो सकते हो। पंजाब में 42, 43, 47% आबादी, साहब चिल्ला चिल्ला के चले गए। आज आप साहब के जाने के बाद उनकी रहनुमाई को रहबर कहते हो। उनके जाने के बाद मैं चिल्ला रहा हूं, जब चला जाऊंगा ना बीच में से, फिर मेरी फोटो लगा लेना इनके बराबर में कि भाई ये भी समाज का वीर था। अभी मत दो साथ, अभी तो सवाल करते रहो, घर बैठ रहे। मैं कह रहा हूं अगर मैं गलत हो जाऊंगा, तुम सब लोग तो गलत नहीं हो, तुम तो जाग जाओ, तुम तो पहचान लो, दुश्मन और दोस्त का फर्क तो कर लो। अगर तुम लोग चुप रहे तो वो दिन दूर नहीं है कि वो गले में हांडी, पम्मा तेरे तो डलेगी डलेगी, तू बहुत लड़ता है, तू बहुत मिशन की बात कर, तेरे गले में तो डलेगी हांडी, मैं बता दे रहा हूं। और तेरी कमर पे बंधेंगे पट्टे, और फिर जब तू निकलेगा घर से बाहर, तब ये लोग, कुछ लोग जो व्यवस्था में उनका साथ, देखो जब युद्ध होता है ना, युद्ध दो ही चीजें होती हैं, क्या तो गुलामी स्वीकार करो या मरो। तो मैं तो मरने वाले में से हूं, तुम तय कर लो कि तुम गुलामी स्वीकार करने वालों में से किन में से हो। तुम ये अपने आप तय कर लो। और अगर युद्ध करना चाहते तो युद्ध के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। नीति है ना, राजा अपना बना दो, अरे अपना राजा बना दो, फिर देखता हूं कौन संविधान को बदलता है। अगर तुम में ताकत नहीं है युद्ध लड़ने की तो राजा बना दो ना, एक बटन ही तो दबाना है, एक बटन ही तो दबाना, बना दो राजा। लेकिन अगर तुम सोचते हो कांग्रेस, बीजेपी, अकाली दल में बैठ के तुम राजा बना दोगे तो भरम है तुम्हारे, नहीं बना सकते हो। क्योंकि वो साहब काशीराम की जो किताब है ना, चमचा युग, वो होंगे तो हमारे आदमी, हमारे भाई, लेकिन उनके ऊपर एक पावर बैठी हुई है 351, जो संविधान है राजनीतिक पार्टियों का, उसके खिलाफ नहीं जा सकते। वो तो आवाम की बात भी नहीं कर सकते। अगर ये लोग कह रहे हैं कि अच्छी बात है, तो मुझे बताओ प्रधानमंत्री कौन है? दलित समाज से। क्या संविधान चलता है उसे दर्द होता है? क्यों भाई होता है? तो इसे तो चमचे कहते हैं, इसे तो चमचा कहते हैं। ये 131 MP, 1100 विधायक रिजर्वेशन के कोटे से वहां बैठे हैं, जो दिया संविधान ने, उनको पीड़ा होती है संविधान चलता है। उन्हें नालायकों को ये नहीं पता कि कल संविधान नहीं रहेगा, तुम विधायक छोड़ो, तुम गांव के सरपंच भी नहीं बन सकते। कौन बना रहा है इस कौम को सरपंच बना रहा है? कोई बहुजन समाज के लोग सरपंच बना रहा है। कोई भ्रम त्यागो, होश में आ जाओ, अभी भी जाग जाओ, अभी भी समय, और संभाल लो। अभी मिशन मूवमेंट खत्म नहीं हुई है, अभी मिशन मूवमेंट बाकी है, और लड़ने वाले भी लोग हैं। आप आशीर्वाद बना के चलो आगे, आप बनाओ नीति। मुझे आके पंजाब में क्या मुख्यमंत्री बनना है? मुझे आके पंजाब में क्या चुनाव लड़ना है?
अरे मैं तो रास्ते पे ला रहा हूं, दिखा रहा हूं, जगा रहा हूं, और तुम लोग भी आना चाहते हो, तुम लोग भी जागना चाहते हो। पीड़ा तुम्हें भी है, लेकिन कह नहीं पा रहे हो, क्योंकि जालिम से डरना भी तो गुनाह है ना। अभी भाई कह रहे थे गोविंद सिंह जी के बारे में, उन्होंने कहा सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, और पुरजा पुरजा कट मरे कभी ना छाड़े खेत। आप ये मुझे बताओ, क्या वो लिखने वाले गलत थे? गलत तो नहीं लिखा ना, उन्होंने तो अनुभव लिखा। अब आप मत पहचानो, आप बैठे रहो, आप इंतजार करते रहो कि कोई रहबर आएगा तुम्हारे लिए लड़ेगा, क्योंकि तुम नहीं लड़ोगे। तुमने तो अपना काम कर दिया ना, इस कौम में पैदा हो गए, तुमने तो अपना काम कर दिया ना। मैं चाहता हूं कि ये IAS PCS कोचिंग सेंटर पूरे देश में खुले, और उसके लिए मदद चाहिए आप लोगों की। आप लोग प्रयास करो कि हम लोग नहीं ऐसे, पूरे देश में इतना मजबूत नहीं जितना पंजाब में है। और एक और चीज, ये संस्था इंटरनेशनल है, तो प्रयास करो पंजाब के साथ कहीं और से भी थोड़ा कुछ बच्चों को ले लो। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जिनके पास लक्ष्य है, जो बनना चाहते हैं कुछ, जो गरीबी में है, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, लेकिन वो कुछ करना चाहते हैं, उन पे वो सिद्धांत है, वो चाहते हैं कि हम भी व्यवस्था के अंग बने। तो हमारे पास एक मेमोरेंडम है पूरा, हम प्रयास करेंगे, मैं कुछ चीजें उसकी बता रहा हूं, हम प्रयास करेंगे आरक्षण व्यवस्था आबादी के आधार पे हो, जितनी जिसकी आबादी उसको आरक्षण मिले, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो OBC हो, कोई भी, झगड़ा खत्म हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, हम चाहते हैं क्लोजियम खत्म हो, न्यायपालिका में कोई क्लोजियम ना हो, ठीक वो हो, एग्जाम से बन के जाए। सिर्फ 250 परिवारों का कब्जा है व्यवस्था पे, जो चाहते डिसीजन दे देते हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों किया? और लोग लायक नहीं है, लेकिन चुप। हम इस पे भी बात करेंगे, हम लड़ेंगे उनसे। हमने कहा है कि जनाब, जो हमारी एक और बड़ी मांग है कि पदोन्नति में आरक्षण का जो मामला है, इसको 9वीं अनुसूची में डाला जाए, कि फिर इसके साथ कोई छेड़खानी ना हो। हमारे जितने लोग यहाँ बैठे वो ये भी नहीं जानते संविधान में कितने आर्टिकल हैं। जो लोग यहाँ बैठे जो मिशन मूवमेंट की बात करते हैं, वो ये भी नहीं जानते संविधान में कितने भाग हैं, कितने पार्ट है, कितनी अनुसूची है, ये भी नहीं जानते, और कहते हैं हम लड़ेंगे। लड़ने के लिए तैयारी चाहिए ना, लड़ने के लिए नीति चाहिए ना। वो लोग कूटनीति करते हैं, आप पे क्या है? कुछ भी तो नहीं, आप तो भाग रहे, सिर्फ भाग रहे। किसी भी मिशन मूवमेंट को चलाने के लिए नीति चाहिए। हमारे पास पूरा मेमोरेंडम है, हम प्रयास करेंगे पे बैक सोसाइटी को जिंदा करें, और पूरे देश में जो लोग समाज की बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उन्हें लेके आए एक मंच पे। पंजाब में जितने जत्थेबंदियां हैं, अगर उनके प्रधान यहाँ हो, तो भैया मेरा निवेदन है, व्यक्तिगत लड़ाई छोड़ के सामाजिक लड़ाई में आ जाओ, एक मंच पे हो जाओ। तुम जो मंच कहोगे मैं खुद भी उसमें आने को तैयार हूँ, लेकिन एक मंच पे आ जाओ। देर हो जाएगी, हमारी व्यक्तिगत लड़ाई के चलते दूसरे लोग बाजी मार जाएंगे, हम लोग लड़ते रहेंगे, और फिर मौका नहीं मिलेगा, बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा। फिर कहना कि आज हम लड़ना चाहते हैं, तब तुमसे लड़ने का अधिकार छीन ले। सामाजिक बात, इनको भी पढ़ने का भरपूर मौका दे, क्योंकि अभी देश की जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय नेता है ना, आयरन लेडी, वो भी एक महिला है, वो पूरे देश के समाज के लोगों को चला रही है। तो हमें औरत की शांत हो जाओ। मुझे पता है युवा बहुत जोश है। देखो, ये वहां से जय भीम के नारे लगाते हैं और डरते नहीं है कि जय भीम का नारा लगाने पे कोई इन्हें मारेगा या इनको जेल होगी या मुकदमा होगा। लेकिन आप लोग देखो कि हम दूसरे व्यक्ति से बात करते जय भीम नहीं कह सकते हैं। हमें लगता है कुछ लोग बैठ जाओ जो बैठ सकते हैं सीटों के हिसाब से, वरना खड़े रहो। तुम युवा में बड़ी क्रांति है, मुझे पता है। हम लड़ेंगे और जीतेंगे, कोई रोक नहीं सकता। आज युवा जाग रहा है, अगर आज भी आप साथ नहीं दोगे तो फिर कल तैयार रहना। अगर हमने दूरी बनाई तो तुम्हें बहुत दिक्कत होने वाली। हाँ, कण कण से आई आवाज, जय वाल्मीकि जय रविदास। एक और बार माइक के बिना चलो, कण कण से आई आवाज, कण कण से आई आवाज। तो ये जो नारे हैं, इनमें जो ऊर्जा है, तुम देख सकते हो कि बिना माइक के भी ये गूंज सकता है। युवा जाग रहा है और युवा लड़ रहा है अधिकार की लड़ाई। और युवाओं को नौसिखिए मत समझिएगा। जो लोग यहाँ बैठे पुराने, भगत सिंह ने, करतार सिंह सराभा ने, उधम सिंह ने जानबूझकर अपनी जान दी है, इसलिए कि लोग जाग जाएं। ऐसा नहीं कि वो बेवकूफ थे, ऐसा नहीं कि उनको जानकारी नहीं थी, ऐसा नहीं कि वो उन्हें पता नहीं था, ऐसा नहीं कि साहब काशीराम को ये नहीं पता था कि संघर्ष में इतनी मुसीबतें हैं। घर भी छोड़ दिया, परिवार भी छोड़ दिया, कोई अकाउंट नहीं बनाया,
कुछ भी नहीं बनाया। तुम लोग तो सिर्फ ये देख रहे हो कि कौन आदमी बिल्कुल त्याग करके आपके बीच जाए, फिर आप उसे 1000 सवाल करो, फिर उम्मीद करो तुम्हारे काम करेगा। करते रहो, इंतजार करते रहो, बहुत अच्छी बात है। अब इंतजार करो, मैं भी इंतजार करता हूँ। 2019 के बाद इंतजार खत्म हो जाएगा, सवाल खत्म हो जाएंगे, फिर कहना कि अब रक्षा कर लो, तो कोई ऐसा ब्रह्मास्त्र नहीं बचा किसी के पास जो तुम्हारी रक्षा कर लेगा। रक्षा एक ही करेगा जो अधिकार बाबा साहब देख गए, कौन सा? वोट का। और देखो, तय करो अपना प्रतिनिधि खुद। एक दिन आवाम के लोग इकट्ठे हो, जिले के एक पार्लियामेंट के लोग इकट्ठे हो और तय करें कि भाई इसे लड़ाएंगे, ये लड़ेगा, और हम आप लोग गवाही दो, जिम्मेदारी दो कि भाई ये हमारा नेता है, ये हमारे काम करेगा। अपने हक छोड़ो, अपनी जिद छोड़ो, अपनी मैं छोड़ो, और देखो कैसे तुम्हारे काम नहीं होते हैं। एक भी व्यक्ति तुम्हारी बात कहने वाला वहां जाएगा तो लड़ेगा। और भेजते रहे व्यापारियों को, तो भैया व्यापारी से भला नहीं होगा। व्यापारी तो व्यापार करेंगे, पहले पैसा देंगे, फिर उससे पैसा कमाएंगे और कमा के अपने घर भरेंगे, फिर अगली बार के लिए पैसा तैयार करेंगे। नहीं चलेगा काम। मिशन मूवमेंट पैसे नहीं चलती, वो संघर्ष से चलती है, और संघर्ष खून मांगता है। तो भीम आर्मी के जितने लोग यहाँ बैठे हैं, क्या कुर्बानी देंगे हम बाबा साहब काशी मिशन के लिए? आप देखो, एक और बार सुन लो, क्या बाबा साहब और साहब काशीराम की मूवमेंट को पूरा करने के लिए नौजवान कुर्बानी देंगे? हाथ उठा के बताओ। तो ये ताकत आप लोगों से मिली है हमें। आपने पगड़ी बांधनी सिखाई तो हमने बांध ली। इस पगड़ी की लाज रखना हम सीख रहे हैं। हम प्रयास करेंगे, हम अनपढ़ लोग नहीं हैं, हम नौसिखे लोग नहीं हैं, हम कानून को भी जानते हैं, संविधान को भी जानते हैं, हम सम्मान के लिए, संविधान के लिए झुकना भी जानते हैं, लेकिन वक्त आने पे काटना भी जानते हैं और गर्दन कटवाना भी जानते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। हम बिल्कुल स्पष्ट हैं, आर पार। अगर अच्छा एक चीज देखो, महसूस करो, हम बहुजनों को जोड़ रहे हैं, वही लोग हमारे ऊपर 90% अत्याचार कर रहे हैं, फिर भी हमारा दिल देखो कितना बड़ा है, इस समाज का दिल देखो कितना बड़ा है कि उन्हें माफ करते हैं, उनसे कह रहे हैं कि एक हो जाओ। बताओ ये सच है या नहीं? वही तो अत्याचार कर रहे हैं। स्वर्णों की औकात है वो अत्याचार करते, उनकी औकात है। जिस दिन इकट्ठे हो गए और अगर चीख के एक चिंगाड़ मार दी तो वो वहां मिलेंगे यूरेशिया, समझ रहे हो? जिस दिन इकट्ठे हो गए। लेकिन आप आजमा के देखो कि जो ओबीसी भाई हमारे ऊपर आज गुमराह होने की वजह से अत्याचार कर रहा है, हम उसको भी जोड़ रहे हैं, हम उसको भी कह रहे हैं कि तुम भी हमारे भाई हो। इसलिए कह रहे हैं कि हमें पता है कि हमें साहब का सपना पूरा करना है, और वो अकेले एक बिरादरी से पूरा नहीं होता, एक जाति से पूरा नहीं होता। हमें तो प्रयास करना है कि पूरी बहुजन मूवमेंट को इकट्ठा करें, और उसके लिए जनाब जैसे वो लोग प्रचार करते हैं, आप लोग निकलिए घर से बाहर। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, एक आदमी भी जिम्मेदारी ले ले, एक आदमी भी कि मैं एक आदमी को जोड़ूंगा एक साल में, तो मैं लिख के देता हूं कि दुगनी हो जाती है हमारी आबादी तुरंत। मैं बार बार कह रहा हूं, एक बहन मेरी दूसरी बहन को जोड़ लो किसी वर्ग की, आप देखो कि दुगनी होती है नहीं होती है, एकदम बदल जाती है सब चीजें। लेकिन हम लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं। हम तो सोच रहे हैं कि चंद्रशेखर लड़ रहा है, लड़ने दो, अभी अगर आएगा पंजाब तो सम्मान कर देंगे, अब चला जाएगा तो यहाँ से कह देंगे बहुत अच्छा बंदा है। लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होने वाला ना। आप कुछ ना करो, बस आप एक मदद करा दो। सतगुरु रविदास वेलफेयर मिशन ऑर्गेनाइजेशन जो रजिस्टर्ड है, उसके ये इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन है इसका, मैं उनसे एक निवेदन करता हूं कि भैया जो लोग हमारे मजबूत हैं, पूरे देश में ऐसे कोचिंग सेंटर खोलिए। नहीं खोल सकते तो पंजाब में थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, कि पूरे देश से आह्वान कीजिए, एक टेस्ट रख लीजिए, उसे पास करके बच्चे यहाँ आए, योग्य बच्चे हैं। मैं लिख के देता हूँ कि हम 2 या 3 साल में, ज्यादा नहीं तो इस संस्था के बदौलत 20 IAS या PCS देंगे देश को। और हम प्रयास करेंगे कि PCS J यानी कि जुडिशरी में भी हमारा आदमी आना चाहिए, क्योंकि जुडिशरी में कॉलेजियम है और कॉलेजियम में हमारा आदमी जाता नहीं है। वहां तो व्यवस्था है, कैसी व्यवस्था कि मैं जज तो मेरा बेटा है, मेरा भतीजा फिर जज। अब तुम योग्यता जाति से तय थोड़ा ही कर लोगे। अरे बाबा साहब बहुत मजबूत थे। क्या बाबा साहब के परिवार के लोग इतने मजबूत हैं कि वो उनके मूवमेंट को संभाल लेते? ऐसा नहीं है। योग्यता एक व्यक्ति में होती है, सब में नहीं होती। तो अगर आप ये कहते हो कि मैं जज हूं इसलिए मेरा बच्चा जज बनेगा, तो ये देश में चलेगा नहीं, देश संविधान से चलेगा। अगर कोई ये कहता है कि वो छुआछूत करेगा, गैर बराबरी रखेगा और कहेगा कि उसके खिलाफ कार्रवाई ना, तो ऐसा नहीं है। कार्रवाई होगी और उसे झेलनी पड़ेगी। मैं अभी एक कड़वी बात बताता हूं, जितने लोग सब लोग यहाँ हैं। मैं अभी गाड़ी में आ रहा था, एक हापुड़ का एक मामला है, हापुड़ उत्तर प्रदेश का। एक व्यक्ति को बहुत बुरी तरह से पीटा गया, मैं उसके फोटो भी दिखाऊंगा अभी आप लोगों को। अब पर्चा दाखिल हुआ है 323 में,
और बाहर से बाहर बेल कर दिया। अब व्यक्ति की स्थिति देखना, किसके पास है फोन, आप देखना क्या ये व्यक्ति 323 के पर्चे के लायक है? ये देखो, ये मरने की हालत में अस्पताल में है और बाहर से बाहर गिरफ्तारी कर, बाहर से बाहर उन्होंने बेल कर दी उसकी। तो ये लीगल हमें जानकारी नहीं है। हमारा वकील जो बाबा साहब की बदौलत बना है वो कुछ नहीं कर रहा है, वो चुपचाप बैठा हुआ है, वो अपना रोजगार कर रहा है, अपनी रोटी कमा रहा है, अपने बच्चों को पाल रहा है। पालो, जी भर के पालो। जिस दिन तुमसे वकील बनने का अधिकार छिन जाएगा उस दिन फिर आना मेरे पास, कहना भाई लड़ लो, तो मैं तब भी लड़ूंगा। तो लेकिन अगर उसमें देर होगी तो फिर नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि मैं बता दूं उनकी तैयारी पूरी है। वो जीतेंगे, संविधान बदलेंगे, और संविधान बदलेंगे तो कानून लाएंगे, काले कानून, जिसमें उनका फायदा हो, तुम्हारा नुकसान हो। तुम सारे अधिकार सीज करेंगे। और कई बार हुआ है, वो तानाशाह है, जो भी प्रधानमंत्री बना हुआ है वो तानाशाह है। वो अंग्रेजों की तरह, डलहौजी की तरह फूट डालो राज करो, वो करे लाएगा कानून और तुम देखते रह जाओगे, क्योंकि उन्हें चला रहा है वो नागपुर। मैंने जब आगे बाहर कहा कि नागपुर से देश नहीं चलेगा तो उसे तकलीफ हुई, उसने अखबार में मैसेज दिया कि नागपुर की नीति से नहीं चल रहा देश, हमें नहीं पता कहां से चल रहा है। अरे तुमने सुप्रीम कोर्ट पे कब्जा कर लिया, सुप्रीम कोर्ट के 4 जज बाहर कहते हैं कि जनाब बुरा हाल है, देश का लोकतंत्र खतरे में है। और हमारे लोग समझ ही नहीं पा रहे क्यों खतरे में। वो इसलिए कह रहे खतरे में है कि वो हस्तक्षेप कर रहे हैं, वो वहां भी अपना वर्चस्व कायम कर रहे हैं और हमारे लोग चुप बैठे हैं। हमारे पास एक ही हथियार है अभी 2019 में, पूरा जोर लगाकर उनकी कमर तोड़ दो, पूरा जोर लगाकर उनकी कमर तोड़ दो और उनको दिखा दो कि हमें कोई भी रोक नहीं सकता, हमें कोई भी बहुजनों की सरकार बनाने से रोक नहीं सकता। और बहुजन इस बार सरकार बनाने जा रहे हैं। ये क्यों जा रहे हैं? अच्छा, जहाँ प्रोग्राम वहीं जा रहे हैं, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात। मैं बता दूं आप लोगों को कि जनाब ये नौजवान ईमानदार से लड़ रहे हैं और इन्हें लड़ने में आपके आशीर्वाद की, सहयोग की जरूरत है। तो जो लोग यहाँ लड़ रहे हैं ईमानदार से, उनका सहयोग कीजिए। और जितने जत्थेबंदियां यहाँ हैं उनसे निवेदन है कि आप तारीख तय कर लो, मुझे भी बता देना, एक प्लेटफार्म पे आ जाते हैं। जितने लोग यूएसए में या NRI है, वो सब लोग चाहते हैं ना बाबा साहब का आशीर्वाद कमीशन चले, तो अलग अलग घर चलाने की जरूरत थोड़ा ही है, फिर तो एक होने की जरूरत है ना। क्यों भाई, बहुजनों को एक करने की बात है, क्या हम लोग जत्थेबंदियां एक नहीं हो सकते? क्या भरोसा दिलाने के लिए किसी को मरना पड़ेगा तब भरोसा करोगे? तो मैं जितने लोग यहाँ, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि उन्हें कहें, जितने जत्थेबंदी आपके यहाँ चल रहे हैं उन्हें एक कर लेते हैं, हम भरोसा दिलाते हैं। किसी बार पंजाब में आपको दिखा देंगे बहुजनों की सरकार कैसी होती है। आप लोग एक हो जाओ, एक हो जाओ। हमने 16 महीने ऐसे नहीं काटे, पम्मा जानता है, ये जाता था वहां। जो लोग मेरे पुराने साथी वो जानते हैं कि मैंने 16 महीने में शायद ही ऐसा कोई दिन गया जिस दिन मैंने सो के देखा हो, चैन की नींद नहीं ली। मैंने देखा अपने लोगों को, 42 बच्चों को तड़पते देखा, छोटे छोटे बच्चे जिनको पुलिस ने निर्दोष उठा के जेल में घेर दिया। और सुन लो, हम वोट इसलिए देते हैं कि हमारी सुरक्षा हो, हमारे अधिकारों की सुरक्षा हो और हमारे लिए नीति बने। कोई बोलने वाला नहीं था, सामाजिक लोग लड़ रहे थे, सब लोग सिर्फ बैठे हुए देख रहे थे, सब लोग सुन रहे थे, सब लोग ये कह रहे थे कि ये तो गलत लोग हैं। क्या ये बताओ, हक के लिए लड़ना गलत है? क्या सवाल करना गलत है? क्यों जी, आप लोग बताओ, सवाल करना गलत है? क्या हमारे घरों को जो लोग जला रहे हैं उनके खिलाफ FIR करवाना गलत है? और अगर सरकार नहीं सुन रही है, जैसे अभी नहीं सुन रही इस मामले में, तो अगर मैं उसके लिए धरना कराऊंगा तो क्या हम लोग गलत हैं? भाई बहरे नहीं सुनते ना, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है ना, तो मैं धमाका ही तो करता हूं। उनसे उनको तकलीफ हो जाती है, उन्हें लगता है कि ये वो इसे खरीद नहीं सकते चंद्रशेखर को, ना भीम आर्मी के एक बच्चे को, तो वो इसे तोड़ने में लगे हुए हैं। और तोड़ने के लिए रोज पता नहीं मीडिया से क्या क्या छपवाते रहते हैं, कभी कहते हैं ये है, कभी कहते हैं वो। तो मैं तो एक चीज जानता हूं ना, जिस दिन मैं कहूंगा उस दिन मान लेना ना। अभी तो मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम तैयार हो जाओ लड़ने के लिए, अभी तो लड़ाई शुरू ही नहीं हुई है। और लोग मुझे कह रहे हैं मैंने बहुत बड़ा काम किया, मैंने तो साहब काशीराम और बाबा साहब के जो मूवमेंट है उसका 1000वां हिस्सा भी अभी नहीं किया, अभी करूंगा। अगर जीवन रहा तो करूंगा और 2 साल में बताऊंगा आपको कि क्या ताकत है साहब काशीराम की मूवमेंट, क्या ताकत है उनके त्याग में, क्या ताकत है उस मिशन में जो मिशन जागने नहीं दे, सोने नहीं देता, जो मिशन खाने की भूख नहीं लगाता, जो मिशन सुंदरता लेकर सब चीजों को भुलवा देता है, जो परिवार को भुलवा देता है, जो सुख दुख सब चीजों को भुलवा देता है। वो मिशन क्या है? वो मिशन बड़ा कड़वा है। जब वो जहां चढ़ता है ना, जैसे उसका जहर चढ़ता है तो 20-25 साल नहीं उतरता है।
और जिन लोगों को चढ़ा है उन्हें पता है, उन्हें 20-25 साल नहीं उतरा है। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे फोन करके कहते हैं कि साहब के साथ 25 साल दिए, नौकरी छोड़ी। ऐसे नहीं छोड़ी। वो जब वो जनून चढ़ता है, नीला रंग जब चढ़ता है तो बड़ा बड़ा कड़वा होता है। ये नीला रंग जब चढ़ता है ये बहुत, और अभी भी मेरा समाज सोए हुए हाथी की तरह सोया हुआ है, तो देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी। मैं थोड़ा सा कड़वा हूं इसलिए आपको गलत गलत कहता रहता हूं, लेकिन इसलिए कह रहा हूं कि आप मेरे ऊपर भरोसा करते हैं। मैं ईमानदारी की लड़ाई लड़ रहा हूं, और हम सब लोग, ये जितने नौजवान है पूरे देश में, क्या पूरे देश में आप लोग से ईमानदार से बताओ, भीम आर्मी से बड़ा संगठन है कोई? पूरे देश में बताओ, ईमानदार सामाजिक संगठन है कोई? 26 प्रदेश में भीम आर्मी काम कर रही है। कहीं कोई मामला होता है रोड पे आते हैं, धरने करते हैं। अगर कोई मर जाता है हमारा साथी, कोई मार देता तो मुआवजे के लिए, FIR के लिए लड़ते हैं। किस लिए? क्या उसमें हमारा कोई हित है? क्या हम समाज से कुछ मांग रहे हैं? लेकिन हमें लगता है कि हमारे ऊपर एक कर्ज है जो बाबा साहब और साहब काशीराम के मिशन का है, और वो उतारने का प्रयास कर रहे हैं। ईमानदारी से दे रहे, सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ दे जाएं, अपना जीवन समाप्त होने से पहले मिशन को कुछ दे जाएं, एक आधी रोशनी तो जला जाएं। और एक कड़वी बात, ये सिर्फ पंजाब के लोगों के लिए, हमारे रहबर हैं जिनका गांव यहाँ है, आज तक उसे पहचान नहीं मिली है। मेरा बस चले तो मैं इस पंजाब का नाम ही साहब काशीराम कर दूं, बिल्कुल। मेरा अगर बस चले तो मैं कर दूं, और अगर ऐसा भी ना हो पाए तो ऐसा जिला घोषित कर दूं जहां साहब पैदा हुए, कि वो साहब काशीराम नगर हो जाए, उसमें उसे पहचान मिले। एक एक गली, एक एक कूचे पे साहब का वो हो, वो हमारा तीर्थ है जहां वो पैदा हुए। हमें चाहिए कि उस गांव में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते ना अभी आप लोग, तो एक गेट बाहर लगवाने के लिए आप प्रयास करो, कि जब कोई वहां से गुजरे तो उसे पता लगे कि तीर्थ स्थली है बहुजन समाज की। ये तीर्थ स्थली है उसकी, जहां वो व्यक्ति पैदा हुआ जिसने लोगों को जगाने के लिए अपना एक एक कण कुर्बान कर दिया। उनके जैसा नहीं हो सकता दोबारा पैदा। मैं तो उनके जूते के बराबर भी नहीं। व्यक्ति बहुत महान व्यक्ति थे। बाबा साहब के बाद कोई था जो आपके लिए ईमानदार से लड़ रहा था। हम तो उनसे सीख रहे हैं, उनको रोज पढ़ते हैं, उनको रोज सुनते हैं, उनके कैडर को पढ़ते हैं, उनकी थीसिस को पढ़ते हैं, उनके द्वारा बहुजन संगठन जो बाहर चला गया उसको पढ़ते हैं, और प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों के बीच में आकर आप लोगों को बताएं कि भैया अभी समय है, जाग जाओ, इकट्ठे हो जाओ, एक हो जाओ। साहब काशीराम ने कहा कि लोकतंत्र में सरों की कीमत होती है, लाठों की कीमत नहीं होती। और कोई भी लड़ाई हथियारों से नहीं जीती जाती, लड़ाई जीती जाती विचारों से, लड़ाई जीती जाती व्यवस्था से, लड़ाई जीती जाती नीति बना के। तो उस नीति को बनाने के लिए साहब के कैडर के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। हमारे प्रधान हैं बलबीर गर्चा साहब, जो ईमानदार व्यक्ति हैं, जो यहाँ मूवमेंट को चला रहे हैं, वो हमारे यहाँ के प्रधान हैं। हम कैडर की व्यवस्था करेंगे। जो नौजवान कैडर में आना चाहे साहब के, जो सीखना चाहे, जो देखना चाहे, उनके त्याग को समझना पाए, वो साहब बलबीर गर्चा जी से संपर्क कर लेना। बहुत ईमानदार आदमी हमारे पास है, वो संघर्ष कर रहा है, हम उसके साथ है, कंधे से कंधा मिला खड़े हैं। क्योंकि जब हम वहाँ जेल में थे वो व्यक्ति यहाँ रोज संघर्ष कर रहा था, उसकी मेहनत के लिए हम सलाम करते हैं। एक हमारा दूसरा साथी है गिन्नी माही बेगोवाल से, वो भी हमारा जिम्मेदार साथी है। हमारा पम्मा सुन्नड़ हमारा बहुत जिम्मेदार साथी है। और कुलवंत माही हमारा बड़ा जिम्मेदार साथी है। ऐसे बहुत सारे साथी जिनके नाम मैं नहीं जानता, जैसे गुलशन हमारा बहुत जिम्मेदार साथी है। तो बहुत सारे साथी जिनके नाम मैं नहीं जानता, मैं उनसे माफी चाहता हूँ। उनका छोटा भाई होने के नाते मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि ये नाम जो आज यहाँ ये इतिहास में दर्ज हो। जब बहुजनों का इतिहास लिखा जाएगा ना, क्योंकि ये लिखा जाएगा, ये किसी पे नहीं रुकेगा, क्योंकि बाबा साहब कह गए 21वीं सदी हमारी है, लिख के गए ना कि 21वीं सदी हमारी है। और उन्होंने कहा जाओ अपने घर को दीवार पे लिख दो, हम इस देश के शासक हैं। तो वो कह के गए, मैं लिख के देता हूं कि जब बहुजनों का इतिहास लिखा जाएगा तो बलबीर गर्चा और इस टीम का नाम इतिहास में लिखा जाएगा। लिख लो इसे, मैं आज जवान दे रहा हूं, क्योंकि हम ईमानदार से लड़ते रहेंगे। और शिक्षा बेहद जरूरी है। शिक्षा इतनी जरूरी है कि बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। तो मैं लिख के दे दूं, शिक्षित बनिए, संगठित रहिए, संघर्ष कीजिए। उनके नारे में बड़ा दम था, उसे प्रयास कीजिए कि उसे नारे को एक्सेप्ट करें। और अगर आप मदद नहीं कर सकते तो इतनी मेहरबानी कर दो कि 2 साल 4 साल 5 साल जितने देर साल हमारे जीवन है, क्योंकि क्रांतिकारी का जीवन तो बुलबुले के समान है। और जिस तरह का माहौल मेरे खिलाफ है, भीम आर्मी के लोगों के खिलाफ है, हम में से कोई भी कभी भी जा सकता है, हमें डर नहीं इस चीज का। लेकिन हमारी शहादत कौम को दिशा देगी, मिशन को गति देगी, रुकेगी नहीं।
अगर हम में से कोई शहीद होगा, मैं लिख के देता हूं कि लोग जागेंगे और मिशन खड़ा होगा। जैसे हमारे संत रामानंद जी ने कुर्बानी दी थी, उनकी शहादत के बाद पंजाब जागा था। तो मैं लिख के देता हूं कि आज चूंकि देश के चेहरे बन गए हैं, अगर इनमें से कोई जाएगा, चाहे वो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोदन सिंह हो, चाहे वो राष्ट्रपति मंजी नौटियाल हो, चाहे जिलाध्यक्ष सहारनपुर कमल वालिया हो, या और भी कोई साथी हो, राजन हो, छोटा भाई, 6-6 महीने जेल काटी। एक नौजवान की शक्लें दिखा रहा हूं जरा आपको, ये बीच में खड़ा हाथ उठा के दिखाना, 6-6 महीने जेलें काटी है, करंट लगाए गए, मारा गया 2-2 दिन रख के। क्या कुर्बानी देगा मिशन के लिए? तो ऐसे नौजवान हमारे पास हैं, हम लोग झुकने वाले नहीं, हम कट्टर लोग हैं और हमें कोई रोक नहीं सकता। वो ताकत ही नहीं बनी जो अब हम मिशन से रोक दे, लेकिन हम चलाएंगे और इतिहास में हमारे नाम भी दर्ज होंगे। जो लोग हमारा मदद नहीं कर सकते, कम से कम हमारी टांग ना खींचो, बस इतना निवेदन। वो हमसे कुछ दिन सवाल ना करो, हमें करने दो। जिस दिन हम आपसे कुछ मांगने आए तो उस दिन सवाल करना, लेकिन जब तक नहीं मांग रहे हैं तो हमें काम करने दो। मैं लिख के देता हूं कि अगर हम 5 साल का जीवन भी मुझे मिला तो मैं भरोसा दिलाता हूं कि बहुजन समाज को शासक बनते आप लोग अपनी आंखों से देखोगे। लिख लो, शर्त लगा। हाँ, मुझे अपने देखो, अपने लोगों में आ जाता हूं तो मैं भूल जाता हूं समय को, तबीयत को। तबीयत बड़ी खराब है, आपके शेख ने अभी गरजना नहीं छोड़ा, लेकिन थोड़ा सा अभी तकलीफ में है, तो प्रयास करो जल्दी ठीक हो जाओ। मैं बहुत मेहनत से आप लोगों के बीच काम करूं। जितनी मेरी प्यारी बहनें और माता यहाँ बैठी हैं, आप सब लोगों ने मुझे सुना, आपका सादर हृदय गहराइयों से मैं आभार प्रकट करता हूँ। जितने साथी नौजवान हैं, वो लोग जो लोग काम कर रहे हैं, उनका आभार प्रकट करता हूँ। जितने मेरे बड़े बुजुर्ग यहाँ हैं, उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। और जिन लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, अमन यहाँ है मेरा साथी, मेरे साथ रहा मुसीबत के समय में। हाँ, क्रांति टीवी और जितने भी चैनल यहाँ हैं, उन सबका स्वागत करता हूँ। ऐसे साथी जिन्होंने मुझे बल दिया, मैं प्रयास करूँगा कि उनकी उम्मीदों पर खरा उतर सकूँ और साहब को श्री राम के सपने को पूरा कर सकूँ, उनके मूवमेंट को पूरा कर सकूँ, और इसके लिए मैं अंदर से संघर्ष करूँगा। जिन्होंने मुझे बुलाया उनका भी एक और बार हृदय गति से धन्यवाद, स्वागत। और फिर मैं समय लगा तो फिर आऊँगा, लेकिन प्रयास करूँगा कि यहाँ भीम आर्मी की जो मूवमेंट हम चला रहे हैं, साहब का श्री राम के सपने की, उनका सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का जो आंदोलन जो हम चला रहे हैं, उसे हम रुकने नहीं देंगे। तो आप लोग अगर मदद नहीं कर पाओगे तो दोबारा विनती कर रहा हूँ, पंजाब में है ये चीज और मेरा घर है, इसलिए मुझे कहनी पड़ रही। क्रांतिकारी गढ़ है, साहब पैदा हुए, भगत सिंह पैदा हुए, करतार सिंह सराभा पैदा हुए, इसलिए कहनी पड़ रही है कि अगर उनकी मदद ना कर पाओ तो उनकी टांग मत खींचना, उन्हें करने देना। वो आपको काम भी करके दिखाएंगे। मेमोरेंडम है हमारे पास, वो जो मेमोरेंडम हमारे जिस दिन वो लागू होगा, मैं लिख के देता हूँ कि देश का हर एक व्यक्ति बहुजन संपन्न हो जाएगा। देश का एक बहुजन, हर बहुजन व्यक्ति व्यवस्था में होगा। देश का हर बहुजन ईमानदारी से अपने घर में सम्मान से रह रहा होगा। वो लागू तब होगा जब हम लोग एक हो जाएंगे, जब पूरा बहुजन समाज एक हो जाएगा। उसके लिए बहुत काम है, फिर मुलाकात होगी। जय भीम, जय भारत, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।